Hello everyone and my dear students. Today we are going to understand the age of revolution 1832 1848. It's very important topic. I hope आप समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में समझेंगे. हु आर द लिबरल नेशनलिस्ट? तो सबसे पहले आप समझो कि नेशनलिस्ट उनको कहते हैं जो कि राष्ट्रवाद की भावना अपने मन में रखते हैं, मतलब देश के प्रति पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं. तो उसमें लिबरल कौन थे? लिबरल वो लोग थे जो चेंजेस लाना चाहते हैं. अब इन लिबरल्स में वो लोग आते थे जो पढ़े लिखे थे, मतलब एलिट ग्रुप से थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, ठीक है, और कुछ क्लर्क्स थे और कुछ कमर्शियल मिडिल क्लास थे जो इन ग्रुप्स में थे. तो ये लोग कुछ चेंजेस चाहते थे. आपको पता है 1815 के बाद फ्रांस में फिर से कंजर्वेटिज्म आ जाता है, क्योंकि 1815 के बाद जो बर्बन किंग थे लुइस 15, उनको फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है फ्रांस में और कंजर्वेटिज्म फिर से रिस्टोर हो जाता है. पर लेकिन लोगों को फिर से वही चेंजेस अब पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार वहां पर इस तरीके से फैटर्निटी वगैरह ना एक्सपीरियंस कर ली थी. तो अब उनको जो कंजर्वेटिज्म था बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. अब वो चेंजेस चाहते थे. तो वहां पर जुलाई 30 में फिर से रिवोल्यूशन हो जाती है. तो फिर से जब रिवोल्यूशन हो जाती है तो उसका प्रभाव आगे यूरोप में भी पड़ता है. तो जो ड्यूक मैटरनिक एक स्टेटमेंट देते हैं, व्हेन फ्रांस sneezes मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है. द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. जब फ्रांस में ये सब हो रहा है, उसका प्रभाव कहां पर हो रहा है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, ठीक है, और वो यूनाइटेड किंगडम से अलग होने की अब बात करता है. अब हम पढ़ रहे हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट थ्रू आउट यूरोप. तो यूरोप की जितने भी एजुकेटेड एलिट्स थे उनके मन में फिर से नेशनलिज्म अराइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, आपको पता है ग्रीस इज अ पार्ट ऑफ Ottoman Empire since 15th century, and the growth of the revolutionary nationalism in Europe spark of a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. अब क्या होता है कि जो ये जो ग्रीक्स तो हैं वो आजाद होना चाहते हैं, ओटोमन एम्पायर से आजाद हो जाना चाहते हैं. तो 1821 में ये जो अपराइजिंग से शुरू हो जाती है वहां पे. इन दिस स्ट्रगल्स नेशनलिस्ट इन ग्रीस वर सपोर्टेड बाय अदर ग्रीक्स. जो कि नेशनलिस्ट ग्रीक्स थे उनको और अदर ग्रीक्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था. किन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था? हु वर लिविंग इन एग्जाइल्स एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक कल्चर. तो उन लोगों के द्वारा भी किया जा रहा था, जो कि अदर यूरोपियन हैं उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा था उन लोगों को. और कुछ पोएट्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे जो कि अपनी सिविलाइजेशन को लोगों के सामने लाते हैं और लोगों के मन में जो है फिर से राष्ट्रवाद की भावना अराइज कर देते हैं. एक पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, हु हैड एन इंग्लिश पोएट ऑर्गेनाइज फंड ऑर्गेनाइज करते हैं. लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और वॉर में भी जाते हैं फाइट करने के लिए. वेयर ही डाइड ऑफ अ फीवर इन 1824, और फिर फीवर से 1824 में वो बेचारे की मौत हो जाती है. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन. फिर फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है, मतलब कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, जिससे ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स. रोमांटिज्म क्या होता है? तो रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या होता है कि हम कल्चर को और अपनी जो रिलीजन्स है उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो लोगों के सामने हाईलाइट करते हैं, जिससे हमें बीच में एक यूनिटी आती है और एक हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसी फीलिंग आ जाती है मन में. ठीक है, सो वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन वर नॉट ओनली द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म. यानी केवल लड़ाई लड़के, वॉर्स लड़के नेशनलिज्म अराइज नहीं होता. जो ये पोएट है या फिर कोई आर्टिस्ट है, इनकी वजह से भी नेशनलिज्म लोगों के मन में आता है. ठीक है, कल्चर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल. कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस वजह से? क्योंकि ये जो कल्चर होता है ना, इसकी वजह से हम एकता हमारे अंदर आती है, हम यूनाइट फील करते हैं.
अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर थे एक जिसका नाम था जोहान हर्डर, बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, के जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो कॉमन पीपल के बीच में ही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कल्चर से रिलेटेड लोगों ने कविताएं लिखी, गाने लिखे, जिसकी वजह से नेशनलिज्म लोगों के मन में आता है। लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में, क्योंकि जो पोलैंड था या फिर और बहुत सी ऐसी कंट्री थी जिसमें अदर कंट्रीज ने पहले से क्या कर रखा था, अपना राज चला रखा था। तो पोलैंड भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रशियन लैंग्वेज उन पे जबरदस्ती थोपी जा रही थी, लेकिन लोगों ने इसका अपोज करने के लिए जो चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं जो कि प्रीचिंग करते हैं, या फिर जो प्रीचिंग मतलब अच्छे जो वचन बोलते हैं, उनको वो रशियन लैंग्वेज में ना बोलकर वो पॉलिश लैंग्वेज में ही बोल रहे थे, सो दैट वो उसका अपोज कर सके कि पॉलिश लैंग्वेज ही हम बोलेंगे, क्योंकि पॉलिश लैंग्वेज बाकी हमारा एक सिंबल है, एक स्ट्रगल का सिंबल है, एक रशियन लोगों के को अपोज करने का सिंबल है, इसलिए वो रशियन लैंग्वेज ना बोलकर पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे, ठीक है। So Polish was used for church gathering and all the religious instructions. As a consequence, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment. कि अगर वो देख भी रहे थे कि अगर जो रशियन लैंग्वेज ना यूज करके पॉलिश लैंग्वेज यूज कर रहा है, उनको सजा भी दी जा रही थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट की। तो हंगर हार्डशिप तो यूरोप में चल ही रहा था। इन यूरोप ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप टुक प्लेस इन द डिकेड ऑफ 1830s. द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century saw enormous increase in population all over Europe. जो 19th century का जो फर्स्ट हाफ है उसमें देखा गया कि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इंक्रीज होने की वजह से इन मोस्ट कंट्री देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। जॉब सीकर्स ज्यादा हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, और रूरल एरिया के लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से स्लम्स ज्यादा हो गए थे। स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ी बस्तियां जो होती हैं, तो ये ओवर क्राउडेड होने लग गई थी। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम द इंग्लैंड। अब इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स वहां पर आते थे, तो जो छोटे क्राफ्ट पर्सन थे, जो छोटे मोटे जो काम करते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मशीन मेड गुड इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जा रहे थे, ठीक है। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन द अदर कंटिनेंट। आपको पता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, तो इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजे जाते थे, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्राफ्ट पर्सन थे वो तो परेशान थे, क्योंकि मशीन मेड गुड्स का वो कॉम्पिटिशन उनसे कम्पीट कर ही नहीं पाते थे। दिस वॉज स्पेशली शो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खासकर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था उसमें ऐसा था, एंड विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन द होम्स ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। In those regions of Europe where power was still enjoyed by the aristocracy, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. और जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी चल रही थी वहां पर पीजेंट्स तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको अभी भी उनके जो ड्यूज थे या फिर उनके जो उनपे जो लगाए गए ऑब्लिगेशंस थे उनको वो फेस कर रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और बैड हार्वेस्ट, इसकी वजह से पूरे कंट्री में, पूरे टाउन्स में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। अब हम बात करते हैं 1848 की। द ईयर सॉ ग्रेट स्कार्सिटी इन फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग इन द पॉपुलेशन। सो इस तरीके के लोगों को सामना करना पड़ रहा था। तो क्या हो जाता है कि जो पेरिस के लोग हैं वो अब रोड पे आने लग जाते हैं, और वो बैरिकेड्स वर इरेडिकेटेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब लोग रोड पर उतर आए, लोगों ने मतलब विरोध करना शुरू कर दिया, बैरिकेड्स लगा दिए, तो जो लुइस फिलिप जो है वो भाग जाता है। एट दिस जंक्शन नेशनल असेंबली वाज फॉर्म। अब फिर क्या होता है, नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ग्रांटेड राइट टू वोट। नेशनल असेंबली राइट टू वोट ग्रांट करती है टू ऑल मेल्स एडल्ट, नॉट दी फीमेल्स, वो भी अबाउट 21, ठीक है। एंड गारंटीड राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क गारंटी करती है।
ठीक है, नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वाज सेटअप, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वर्कशॉप्स खोली जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं कि रिवोल्यूशन होने लग जाते हैं और कैसे वापस से नेशनल असेंबली सेटअप की जाती है। अब इसी के पैरेलल एक और रिवोल्यूशन चल रहा था, पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन 1848, another revolution was under the way. This revolution was led by the educated middle class. An event of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. अब क्या हो रहा था कि फरवरी 1848 में फ्रांस में एक और चीज की मांग की जा रही थी, किसके द्वारा? एलिट्स ग्रुप के द्वारा, मतलब जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास ग्रुप के लोग थे, वो मांग किस बात की कर रहे थे? यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात कर रहे थे, मतलब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशंस डिड नॉट येट एग्जिस्ट, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian empires. Men and women of the liberal middle classes combined their demand for the constitutionalism with national unification. और वहाँ जो अदर कंट्रीज थी जैसे कि जर्मन है, पोलैंड है, यहाँ पर तो मोनार्क्स थे, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे। ठीक है, taking advantage of the growing popular unrest, they pushed their demand and creation for nation state of parliamentary principle. अब सब लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये मांग कर रहे हैं इस चीज को। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम दे रहे हैं। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात हम करते हैं। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसन असेंबल इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स, प्रोफेसर, जो भी एजुकेटेड ग्रुप था, वो सब फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हो जाता है एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और ये सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज एक वोटिंग कराएंगे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। तो ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट। अब 831 लोग जो है वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो फ्रैंकफर्ट में जाते हैं। ठीक है, कन्वेन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर अ जर्मन नेशन। और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन वाज drafted for German nation. According to the new constitution, Germany was to be headed by the monarch subject to a parliament. तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्मन का जो हेड होगा वो एक मोनार्क होगा। ठीक है, when the deputies offered the crown on this term to Frederick Wilhelm IV, अब क्योंकि मोनार्क होगा तो जो किसी ना किसी को तो मोनार्क बनना पड़ेगा, किंग बनना पड़ेगा, तो जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये फ्रेडरिक विलियम IV को दी जाती है, जो कि कौन थे? किंग ऑफ रशिया थे। ही रिजेक्टेड इट, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और बाकी अदर मोनार्क को ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई मुझे भी नहीं बनना तुम्हारा मोनार्क या फिर किंग नहीं बनना, और वो अदर जो भी किंग्स थे उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, while the position of aristocracy and military becomes stronger, the social basis of parliament eroded. The middle class who dominated the parliament resisted the demand of worker and artisan. Consequently, they lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. तो ये जो असेंबली वगैरह हो रही थी वहां पर, तो एट द एंड इसको खत्म कर दिया जाता है। जो सारी प्लानिंग हुई थी एंड में इसका कोई भी जो है फायदा होता नहीं है, इस असेंबली जो है वो डिसबैंड हो जाती है। The issue of extending political right to women was controversial one within the liberal movement. I'm sorry. Despite of the fact that large number of women had participated actively over the years, but इसके बावजूद भी बहुत सारी जो women है वो participate करती हैं, इन सभी रिवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि उनको वोट देने का अधिकार काफी दिनों बाद मिलता है। ठीक है, मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय विमेन एक्टिविस्ट। दे आल्सो फाउंडेड न्यूज़पेपर
and took part in political meeting and demonstrations. तो ये सभी जो वुमेन्स थी जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी वो सब जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी पार्टिसिपेट करती हैं, सारी न्यूज़पेपर में भी जो भी है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट दे वर डिनाइड सफरेज राइट, फिर भी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as an observer to stand in the visitor gallery. इसके बावजूद भी उनको सेंट पॉल में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लोगों को बुलाया जाता है, उनको कोई वोट डालने का अधिकार नहीं होता और उनको सिर्फ विजिटर के तौर पर ऊपर खड़े होने के लिए ही अधिकार दिया जाता है, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं दिया जाता। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस सक्सीड इन सरप्राइजिंग लिबर मूवमेंट इन 1848, हालांकि कंजर्वेटिव इस अपराइजिंग को फिर से दबाने में कामयाब हो जाते हैं। And monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution repression could only be ended by the granting concession to liberal nationalist revolutionaries. बट ये उनको मोनार्क्स को ये समझ में आ जाता है कि भाई इनको भी कुछ ना कुछ जो है, जो रिवोल्यूशनरीज हैं, इनको कुछ ना कुछ तो इनके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। सो हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगन इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस, तो इसलिए ये लोग चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। एंड हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। द सर्वडम एंड द बॉन्डेड लेबर वर अबलाइज, तो सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर को अबलाइज कर दिया जाता है both in the Habsburg dominions and in the Russia. Habsburg rulers granted more autonomy in Hungarian in 1867. तो इसका मतलब हमें जो है इसका आउटकम क्या निकला, देखो जो रिवोल्यूशन हुई वो लिबरल्स के द्वारा हुई, यानी कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप्स थे उनके द्वारा हुई। इससे पहले भी एक अपराइजिंग चल रही थी जो मैंने आपको बताया था, जो कि पीजेंट्स के द्वारा और जो कोई गरीब लोग थे उनके द्वारा चल रही थी, वो अलग है। और यहाँ पे एक दूसरा इसके साथ साथ चल रहा है 1848 में लिबरल्स एजुकेटेड मिडिल ग्रुप के द्वारा, जो कि मांग करते हैं, सफरेज की मांग करते हैं, ठीक है। और वो फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट के तौर पर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है इकट्ठा होते हैं वहाँ पर। बट डिसाइड ये हुआ था कि जो मोनार्क है वो रिप्रेजेंटेटिव हेड होगा वहाँ का, बट वो ना एक इस तरीके से जो मोनार्क है ना, जो मतलब किंग था विलियम IV, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करा, उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो केवल एक मतलब काम, क्योंकि उसका कुछ था नहीं, सारा काम पार्लियामेंट ही करता, तो उसको इस तरीके से किंग बनना पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने मना कर दिया और वो बाकी सारे किंग्स के साथ ही ज्वाइन कर लेता और इस चीज को रिजेक्ट कर देता है। तो फाइनली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो चाहते थे लोग, और वुमेन्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं ताकि उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, बट वुमेन्स को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। बस उनको इतना ही दिया जाता है कि भाई तुम ना आओ नेशनल असेंबली में, बस खड़े रहो और देखते रहो विजिटर्स की तरह, ठीक है। बट जब इसका कुछ आउटकम निकलता ही नहीं है तो बाद में जो मोनार्क्स होते हैं वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि भाई हाँ चेंजेस तो लाने हैं लोगों के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ बार बार रिवोल्यूशन होता ही रहेगा। तो वो चेंजेस लाते हैं, सर्वडम्स अबलाइज कर देते हैं, एनोरियल ड्यूज वगैरह जो भी होते हैं इनको अबलाइज कर देते हैं, और जो बॉन्डेड लेबर है इसको अबलाइज कर दिया जाता है हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में भी। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। आपको पता है कि जो जितने भी आप PYQs छान लो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में, फिर हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में। आपको पता है कि जर्मनी में अलग अलग, जर्मनी जो है वो अलग अलग फेडरेशन में बटा होता है, ठीक है। बाद में इनको सब लोग चाहते हैं कि ये यूनिफाइड हो जाए, तो यूनिफाइड होने के लिए 1848 में एक अपराइजिंग भी होती है जिसको ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? द लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रशिया के द्वारा। जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे उनको वहां पे जंकर्स बोला जाता था, उनके द्वारा वो ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है इस अपराइजिंग को 1848 में, ठीक है। बाद में प्रशिया के नेतृत्व में, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके वो जो है इस प्रोसेस की सबसे बड़े आर्किटेक्ट है, ठीक है, सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं जो कि जर्मन को यूनिफाइड करते हैं, उन्हीं का ही दिमाग लगता है। तो जो सबसे पहले जो है वो कुछ वॉर्स लड़ते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज थी जो कि चाहती नहीं थी कि जर्मन यूनिफाइड हो जाए। तो कुछ वॉर्स होते हैं, तो
Its chief minister Ottoman Bismarck was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. तो प्रेशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो जर्मन को यूनिफाइड कर पाते हैं. ठीक है. प्रेशिया फॉर 3 वॉर. प्रेशिया 3 वॉर लड़ता है. कौन कौन से? और वो 7 साल तक ये वॉर्स कंटिन्यू रहते हैं. एक वॉर होता है ऑस्ट्रिया के साथ, एक वॉर होता है डेनमार्क के साथ, एंड थर्ड वॉर होता है फ्रांस के साथ. ठीक है. इन ऑल दीज वॉर्स प्रेशिया बिकम विक्टोरियस, कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. तीनों वॉर को जीतकर जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया जाता है. ठीक है. इन जनवरी 1871 द प्रेशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर. ठीक है. तो जो विलियम फर्स्ट थे, रशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको बना दिया जाता है जर्मन का एम्परर. पूरे जर्मन का एम्परर बना दिया जाता है. एंड हेल्ड जो कि कहाँ पर होता है? वर्साई में. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, the Prince of German State Representative of Army, important Prussian minister including the Chief Minister Otto von Bismarck, assembled in the uphill hall of Mirror in the Palace of Versailles and proclaimed Kaiser William I of Prussia the new German Emperor. ठीक है. ये वहां पर इकट्ठा होते हैं हॉल ऑफ मिरर में. कहाँ पर? पैलेस ऑफ वर्साई में इकट्ठा होते हैं और काइजर विलियम फर्स्ट को या काइजर विलियम फर्स्ट को वहां का एम्परर घोषित कर देते हैं. ठीक है. द न्यू स्टेट प्लेज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजिंग ऑफ करेंसी. अभी जो नया स्टेट बनता है ये किन किन चीजों पर ज्यादा जो है ध्यान देते हैं? सबसे पहले मॉडर्नाइजिंग ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी. इन पर वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. इसके अलावा प्रेशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी. ये तो हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन. मैंने आपको बताया, देखो एक और बार समझ लो. जर्मनी का यूनिफिकेशन एक बार जो है किसके द्वारा किया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा. हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया. रशिया के प्रतिनिधित्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है. जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए उनको 3 वॉर्स लड़ने पड़ते हैं. एक वॉर लड़ते हैं वो ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा डेनमार्क के साथ और तीसरा वो फ्रांस के साथ लड़ते हैं, जिसमें तीनों में रशिया की जीत होती है और जर्मनी को यूनिफाइड कर लिया जाता है. और ये वॉर लगभग 7 सालों तक लड़े जाते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो विलियम फर्स्ट है, काइजर विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मनी का एम्परर घोषित कर दिया जाता है. और ये घोषणा कहाँ पर हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साई में हुई थी. इस जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद जो सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं वो किन चीजों पे देते हैं? जर्मनी की करेंसी पे, बैंकिंग पे, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम पे. ठीक है. और इससे प्रेरणा मिलती है अदर यूरोपियन कंट्रीज को यूनिफाइड होने की. अब हम पढ़ रहे हैं इटली का यूनिफाइड. इटली कैसे यूनिफाइड हुई? तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है. There were several dynastic states scattered all over Italy. आपको पता है कि जो इटली है उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज में वो बटा होता है. There also existed the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. आपको पता है कि 19th century के मिडल में जो इटली है वो 7 भागों में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था. One of which was Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. तो सार्डिनिया पिडमोंट का जो भाग था वो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा शासित किया जाता था. नॉर्थ वाज पुट अंडर द ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग. नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के द्वारा शासित किया जाता था. एंड सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप. एंड द सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ठीक है. और सदर्न पार्ट बर्बन किंग, स्पेन के बर्बन किंग्स के द्वारा रूल किया जाता. तो आप देख रहे हैं कि पूरे इटली को अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं. ठीक है. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल देयर वर मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. यहाँ तक कि इटली का कोई एक जो है लैंग्वेज भी नहीं थी. वहां पर अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी. और ड्यूरिंग द 1830s जुसेप्पे मैज़नी जो थे attempted to unite Italian Republic by putting together a coherent program.
तो जूसेप्पे मैज़नी जो थे वो कोशिश करते हैं 1830 में इटली को यूनिफाइड करने की। ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, और वो इसके लिए एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाते हैं जिसका नाम होता है यंग इटली फॉर द dissemination of this goal. But the failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848, लेकिन ये अपराइजिंग 1831 में भी हो जाती है सप्रेस और 1848 में भी सप्रेस हो जाती है। The responsibility of uniting Italy states through war fell on the Sardinia Piedmont under the its ruler king Victor Emmanuel II. अब बाद में इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन पर आ जाती है। इन द आई ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ द रीजन, यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। क्योंकि वो इसलिए यूनिफाइड करना चाहते थे क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि अगर इटली यूनिफाई हो जाती है तो उनको इकोनॉमिकली भी हेल्प मिलेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी उनका बढ़ जाएगा। तो उनके चीफ मिनिस्टर थे कावूर, काउंट कैमिलो दे कावूर। तो वो इटली को यूनिफाई करने के लिए एक मूवमेंट जारी करते हैं। ही वाज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ना तो वो कोई रिवोल्यूशनरी थे ना वो डेमोक्रेट थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलिट्स, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। वो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे इटली से ज्यादा। सो कैवोर इंजीनियर्ड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। तो वो ना फ्रांस के साथ एक अच्छा सा टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते हैं, सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियल फोर्सेस इन 1859। इसकी वजह से वो ऑस्ट्रिया से जीत जाते हैं 1859 में। अपार्ट क्योंकि ऑस्ट्रिया जो थी ना वो कभी भी नहीं चाहती थी कि इटली यूनिफाइड हो जाए, ठीक है, इसलिए सबसे पहले वो ऑस्ट्रिया को पीछे कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जूसेप्पे गैरिबाल्डी जॉइन फ्रे। तो देखो जो गैरिबाल्डी थे इसमें एक और हैं, एक और जो पर्सनालिटी हैं जो जूसेप्पे गैरिबाल्डी थे, वो भी चाहते थे कि इटली यूनिफाइड हो जाए, बट ही वांट दैट इटली जो है एक रिपब्लिक कंट्री बने। बट वहां पर ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी वो जो कावूर होते हैं वो उनको मना लेते हैं इस चीज के लिए कि इटली को हम यूनिफाई करें ताकि जो है इटली का डेवलपमेंट हो सके। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ। तो उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और साउथ की तरफ मार्च करते हैं। इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सेसफुली टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स। तो लोकल पेजेंट्स को मना लेते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इटली यूनिफाइड हो जाए, और वो वहाँ के स्पेन के जो रूलर थे उनको वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। इन 1601 विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और 1861 में इमैनुअल सेकंड को वहां का यूनाइटेड इटली का किंग बना दिया जाता है, ठीक है। मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of literacy were very high remain blissfully unaware of लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। पर फिर भी वहां पे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इस चीज के बारे में बहुत लोगों को इतना ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं। The peasants masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia, and he believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. तो जब वो बोलते थे इटालिया वर्ड बोलते थे तो लोगों को लगता था कि इनको पता नहीं था नेशनलिज्म के बारे में या लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में। तो जब ये वर्ड वो बोलते थे तो उन्हें लगता था कि ये इनकी वाइफ है, ला तालिया इनकी वाइफ है। तो ये हो गई मजाक की बात। तो यहाँ पर आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।